व्यसन मुक्ति अभियान का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज जो हमने रखा है हमारे कैडर के लिए, रुफ़का के लिए, हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो हालात बने हैं इन दिनों, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत और वो फैलाने का माहौल बना है। जमात इस्लामी ने सोचा कि ऐसे में प्यार और मोहब्बत में इसमें कैसे तब्दील करें, तो उसके लिए धार्मिक सौहार्द मंच गुजरात का क़याम किया, उसकी स्थापना की, जिसमें गुजरात के जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं उनके जो महानुभाव है उनको जोड़कर एक मंच बनाया गया। उसका मकसद यही था कि देश में प्रेम, शांति और भाईचारा कैसे कायम किया जा सके। लेकिन जब मंच बन गया तो उनको जोड़े रखने के लिए भी कोई एक्टिविटी चाहिए, कोई प्रवृत्ति चाहिए। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाए जो हम सब के लिए कॉमन हो, उसमें धर्म, संप्रदाय, किसी भी समाज या पूरे मुल्क का मसला हो, पूरे मुल्क की समस्या हो। तो व्यसन मुक्ति हमने देखा कि पूरे मुल्क में सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो हमने 18 से 25 फरवरी एक हफ़्ते का व्यसन मुक्ति अभियान चलाने का फ़ैसला किया, जिसके अंदर सभी धर्म और संप्रदाय शामिल है और उसके अंदर लायंस क्लब और दूसरे लोग भी शामिल है इसके अंदर। फिर हमने सोचा कि जो काम हम करना चाहते हैं उसकी हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी माहिती होनी चाहिए, वो काम कितना भयानक है उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए और उसका करने का तरीका क्या हो। तो फिर हमने सोचा कि हम एक व्यसन मुक्ति जो अभियान चला रहे हैं उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करें हमारे कैडर के लिए, जो फील्ड में जाने वाले हैं और फील्ड में काम करने वाले हैं। तो आज ये प्रोग्राम जो है वो उन्हीं के लिए तय किया गया है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे डॉक्टर एजाज शेख साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पे आए। डॉक्टर एजाज शेख साहब इसी फील्ड में रिसर्च काम कर रहे हैं और इनका भी बीच में एक वर्कशॉप हुआ था IIM में, वो भी मैंने अटेंड किया। तो मैंने सोचा कि इनके पास इतनी सलाहियत, इतनी जानकारी है, तो इनसे हम ये सब चीज़ें हासिल करें। तो मैं डॉक्टर एजाज शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि व्यसन मुक्ति के बारे में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे रुफ़का के सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मिर्ज़ा साहब ने बात की कि व्यसन मुक्ति का जो प्रॉब्लम है वो वैसे तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट इंडिया में भी अक्रॉस सेक्शन, सारे जो सेक्शंस हैं, सारे रिलीजियस ग्रुप या सारे जो आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं वो इससे अफेक्टेड हैं। अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास। प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स है कि 2 घंटे 1 घंटे में उसको समझना इतना शायद हमारे लिए आसान ना हो, पर मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाजों में और जो मोटे मोटे तौर पे जो उसके की पॉइंट्स हैं, एक सोशल वर्कर को या एक कम्युनिटी वर्कर को जो समझ के प्रैक्टिकली कुछ एक्शनेबल हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स मैंने अपने PPT में लिए हैं। तो सबसे पहला सवाल ये हमको होना चाहिए कि ड्रग है क्या, किसे हम ड्रग मानेंगे, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं उसको भी ड्रग बोला जाता है, जो नशे के सब्सटेंसेस है उसको भी ड्रग बोला जाता है। क्या टोबैको को हम ड्रग मानेंगे, क्या दारू को हम ड्रग मानेंगे, या सिर्फ जो स्ट्रीट में जो बिक रहा है वही ड्रग हम मानते हैं। तो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखें हम, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ऐसा कोई भी केमिकल कि जो हमारे ब्रेन की जो प्रोसेसेस है उसको ऑल्टर कर सकता है, उसको हम ड्रग बोलेंगे। अब ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या प्रोसेसेस करता है ब्रेन, तो सबसे पहला है थिंकिंग, दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है डिसीजन मेकिंग, चौथा है मोटर कोऑर्डिनेशन। तो ब्रेन के ये सारे जो फंक्शंस हैं, इसको ऐसा कोई भी केमिकल जो ऑल्टर कर सकता है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्रग मानता है। अब ये अगर डेफिनेशन हम मानते हैं कि ब्रेन के प्रोसेसेस को और फंक्शंस को ऑल्टर कर सके या इफ़ेक्ट कर सके, उस केमिकल को हम ड्रग मानेंगे, तो उसमें टोबैको भी आ जाएगा, टोबैको भी हम ड्रग मानना पड़ेगा इस डेफिनेशन से। अल्कोहल भी एक ड्रग है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। तो जो भी ऐसे इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जो भी ऐसे केमिकल हैं कि जो हमको थोड़ा या ज़्यादा नशा
कर सकते हैं हमारे ब्रेन में, उसको हम ड्रग मानेंगे। अब 4 तरह के इफ़ेक्ट ये ड्रग पैदा करते हैं हमारे ब्रेन में। पहला, और उस इफ़ेक्ट के बेस पे ड्रग के 4 टाइप्स हैं, प्रकार हैं। पहला है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट ऐसे ड्रग होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो हमारे ब्रेन में थोड़ी सी उत्तेजना पैदा करते हैं, जो उत्तेजित कर देते हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं, थोड़ा स्लो फील कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा नमनेस है, और आप ऐसा कोई भी केमिकल ले लिए जो स्टिमुलेंट हो, तो आप बिल्कुल एक्टिव फील करने लगेंगे। थोड़ा से स्टिमुलेंट फील करेंगे आप। तो बहुत सारे जो टोबैको डिपेंडेंट होते हैं, जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा नम फील करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन नहीं आता। फिर जैसे ही टोबैको लेंगे वैसे ही उनको लगेगा कि ठीक है, अब सब ठीक है, चलो काम पे जाते हैं। ऐसे ही मेफेड्रोन जो एमडी ड्रग यहाँ पे जो हमारे जुहापुरा के इलाके में भी बहुत सीज हुआ है जो पिछले साल, तो वो ड्रग भी ऐसा है कि जो स्टिमुलेट कर देता है, और इतना स्टिमुलेट करता है वो कि 24-24 घंटे तक हमारे नौजवान सो भी नहीं पाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, वो सो नहीं पाते हैं, इतना स्टिमुलेट हाई स्टिमुलेंट है वो। तो ऐसे जो कोकेन है, मेफेड्रोन, एमडी, टोबैको और एम्फेटामिन्स, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो स्टिमुलेंट टाइप के ड्रग्स हैं। दूसरे ड्रग्स होते हैं सिडेटिव्स बोलते हैं उनको। सपोज़ आप बहुत बेचैनी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं आपको सुकून नहीं मिल रहा है कहीं पे, और ये फिर ड्रग या ये केमिकल जब आपकी बॉडी में जाएगा तो थोड़ा आप स्लो फील करेंगे, थोड़ा नमनेस आ जाएगा आप में। जैसे साइकेट्रिस्ट के पास भी जब जाएंगे आप बेचैनी की प्रॉब्लम लेके, तो इसी क्लास का कोई ड्रग प्रिस्क्राइब होगा। तो ये ऐसे ड्रग होते हैं। बेंजोडाइजेपाइन क्लास के जो सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो सिडेटिव्स हैं। कफ सिरप जो आप देखे होंगे कि बहुत आसपास हमारे लोग लेते हैं, स्पेशली ड्राइवर्स हैं और बहुत हार्ड वर्क करने वाले जो लोग हैं, तो वो भी सिडेटिव के क्लास में आते हैं। और कैनेबिस मतलब कि गांजा और चरस, ये भी सिडेटिव ड्रग्स के क्लास में आते हैं। ये नमनेस के लिए लेते हैं लोग, सोने के लिए लेते हैं। तीसरा टाइप है एनाल्जेसिक, मतलब कि पेन रिलीवर ड्रग्स। तो 2 तरह का पेन हमारे ब्रेन में हम फील करते हैं। एक पेन है फिजिकल पेन और एक पेन है इमोशनल पेन। ये ड्रग्स दोनों तरह के पेन को रिलीव करते हैं, कम करते हैं। ये बेसिकली एक ओपियम का प्लांट होता है, ओपियम पॉपी बोलते हैं, उसमें से इस तरह के ड्रग्स निकलते हैं। और अभी ओपियोइड्स क्लास के फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं वो एनाल्जेसिक क्लास में आते हैं। और हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होते हैं, ये इसका एडिक्शन नहीं होता लेकिन नशा बहुत होता है इसका, और ये पर्टिकुलरली पार्टी ड्रग्स माने जाते हैं। तो जो यूथ है हमारा, वो जब उसको पार्टी करने का मन होता है तो इस तरह के कोई LSD या मैजिक मशरूम, इस तरह के ड्रग्स लिए जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, गुजरात में क्या हुआ है पिछले सालों, तो ये जो डेटा है ये लार्जली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2018 में एम्स को एक सर्वे करने को दिया था नेशनल लेवल पे। वो सर्वे का रिपोर्ट 2019 में आया। उसके हिसाब से गुजरात में सिडेटिव टाइप के ड्रग्स लेने वाले 7 लाख लोग हैं, और गुजरात पूरे इंडिया में 5वें नंबर पे आता है। मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है। मतलब कि बेंजोडाइजेपाइन क्लास के ड्रग्स, कफ सिरप टाइप के ड्रग्स और कैनेबिस टाइप के ड्रग्स, ये ड्रग्स का जो कंज्यूमर्स हैं इस ड्रग के, वो 7 लाख है गुजरात। उसी रिपोर्ट में एक और बात है कि ये जो 7 लाख लोग हैं, इसमें से 1,30,000 लोग ऐसे हैं कि जिनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो ड्रग यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, वो डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, तो उनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसी रिपोर्ट में जो ओपियोइड का क्लास के ड्रग्स हैं, उसमें भी गुजरात
बेस्ट जो टॉप 5 स्टेट्स है उसमें आता है। ओपियोइड क्लास के ड्रग्स से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब प्रॉब्लमेटिक ड्रग यूज़र्स हैं ओपियोइड्स के, वो गुजरात में है, वो उसमें भी 5 नंबर है। उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 16,000 बच्चे ऐसे हैं, हाउस होल्ड बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जो घर में रहते हैं या स्कूल जाते हैं, वो 16,000 ऐसे हैं जो इनहेलेंट्स टाइप के ड्रग्स लेते हैं। इनहेलेंट्स मतलब ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जो लीगल है, जैसे सॉल्यूशन ट्यूब हो गई, रबर सॉल्यूशन ट्यूब हो गई, वाइटनर हो गया, ग्लू हो गया, सॉल्वेंट हो गया, केरोसिन, इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स हैं, उस टाइप के ड्रग्स लेने वाले हाउस होल्ड चिल्ड्रन 16,000 हैं। और हमने इसी बेस पे फिर लास्ट ईयर IIM ने जो स्टडी किया, उसमें हमको मिला कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो घर में नहीं है, स्ट्रीट में रहते हैं, उनमें 41% से ज़्यादा चिल्ड्रन ऐसे हैं कि जो इनहेलेंट्स ले रहे हैं, 41% से ज़्यादा। और ओवरऑल सब्सटेंसेस लेने वाले 55% से ज़्यादा बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन। एक रिपोर्ट आया था 2018 में कि 2015 और 16 के बीच में जो ड्रग्स से रिलेटेड ओवरडोज की वजह से डेथ्स होते हैं, उसमें गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के बाद में तीसरे नंबर पे था, और इसका कोई डिस्कशन कहीं पे नहीं था। गुजरात असेंबली में जो 2022 में डिस्कशन हुआ और सरकार ने उसमें जो ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है वो बताया, जिग्नेश मेवानी और दूसरे जो साथी थे उनके क्वेश्चन पे, सरकार ने माना कि मेफेड्रोन जो ड्रग्स है, MD ड्रग्स, उसका जो प्रॉब्लम है गुजरात में वो 12 फोल्ड बढ़ गया है, 12 गुना उसका कंजम्पशन बढ़ गया है। ये गुजरात सरकार ने बताया, ये गुजरात का प्रॉब्लम। और इसी रिपोर्ट में पूरे इंडिया में जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, उसमें जो एक्सेस कर रहा है, जो एडिक्शन विक्टिम्स हैं वो ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो सरकार खुद बोल रही है कि सिर्फ 25% लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है। 75% जो एडिक्शन विक्टिम्स हैं वो पूरे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बहुत दूर है अभी। तो ये गुजरात पे भी लागू होता है। हम जो पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारा तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है कि 75% अगर वो नेशनल एवरेज है तो गुजरात में तो और ज़्यादा है, क्योंकि गुजरात में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चल रहे हैं, बाकी 27 सेंटर में एक भी सेंटर नहीं है। और लोग वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सीवियर एडिक्ट्स हो जाते हैं वही ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद आते हैं, बाकी माइल्ड एडिक्शन तो लोग बस चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये गुजरात का डेटा है। अब इसको समझा कैसे गया है पूरा ग्लोबली, साइंटिफिक कम्युनिटी ने कैसे समझा है इसको, इस प्रॉब्लम को, तो उसके कुछ मॉडल्स हैं, और ये 5 उसके बेसिक मॉडल्स हैं कि ये सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग मॉडल से दिया गया। पहला जो बहुत पुराना मॉडल है वो है मॉरल मॉडल, जो रिलीजियन भी जिसकी एडवोकेसी करता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये चॉइस से आता है, एक इंसान सही चॉइस नहीं कर रहा है क्योंकि मॉरली वीक है वो, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो ये एक मॉरल मॉडल है जो चॉइस बेस्ड है और जो विक्टिम है उसको थोड़ा से विक्टिमाइज करता है, मॉरल मॉडल। दूसरा मॉडल है, उसके बाद जो इवॉल्व हुआ, ये मॉडल आया US से। US में एक टेम्परेंस मूवमेंट खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल पे ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस है या ड्रग्स है वो खुद अपने आप में एडिक्टिव है। उनका जो नेचर है, उनका जो केमिकल है उसमें वो एडिक्टिव है, इसलिए लोग लेने के बाद तुरंत एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये ब्लेम सिर्फ विक्टिम पे नहीं जाना चाहिए, जो बेचने वाले हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वो सप्लाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो टेम्परेंस मूवमेंट से टेम्परेंस मॉडल आया जो दोनों पे ब्लेम करता है, लेने वाले पे भी बोलता है कि वीक उसका चॉइस है, और जो सप्लाई कर रहा है उसको भी वो अकाउंटेबल बनाना चाहता है। तो ये टेम्परेंस मॉडल है। तीसरा उसके बाद जो मॉडल आया मेडिकल साइंस के रिसर्चेस के बाद, वो डिसीज़ मॉडल आया। ये मॉडल बोलता है कि हमारी जो बायोलॉजी है वो क्योंकि डेवलपमेंटल पीरियड में शेप हो जाती है, जब बच्चे छोटे होते हैं हम तब, तो अगर तभी से कुछ बायोलॉजिकल
डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो गए तो हम एडिक्शन प्रोन हो जाते हैं, और ऐसे लोग जब इस तरह के केमिकल कंज्यूम करते हैं तो पूरा चांस होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाएं। तो ये तीसरा एक मॉडल फिर आया जो डिसीज़ मॉडल है, जो ट्रीटमेंट की बात करता है, ट्रीटमेंट देने की जो भी एडिक्शन विक्टिम्स हैं उनको, और जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है ब्रेन और पूरी बॉडी के, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। फिर चौथा मॉडल आया साइकोलॉजिकल ब्रांच के इन्वॉल्वमेंट के बाद, वो साइको सोशल मॉडल आया, साइको डायनेमिक मॉडल भी बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये ऐसा बोलता है कि जो हमारे जो चॉइसेस है या हमारे जो डिसीजंस हैं वो बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसेस से आते हैं। हमारी फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है, हमारी कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस होता है, हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो फीडिंग है हमारे आसपास, वो हमारे डिसीजन को क्योंकि ऑल्टर कर देता है। तो ये चॉइस जो है वो वहाँ से आ रही है। तो अगर हमको इसको रिजॉल्व करना है तो साइको सोशल जो कंपोनेंट्स हैं उस पर हमको काम करना पड़ेगा, हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उस पर भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट मॉडल आया, और इस पे अब हम बहुत जो पूरी दुनिया में काम चल रहा है, वो है पब्लिक हेल्थ मॉडल। ये इसको बायो साइको सोशल मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको अपने खुद में ले लेता है। वो साइकोलॉजी को भी एड्रेस करना चाहता है, सोशियोलॉजी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको भी एड्रेस करना चाहता है, और जो लार्जर जो इश्यूज़ हैं एनवायरमेंटल उसको भी एड्रेस करना चाहता है। तो पब्लिक हेल्थ मॉडल पर अभी सब सरकारें काम कर रही है। अब ये पब्लिक हेल्थ मॉडल, हमने भी पब्लिक हेल्थ मॉडल के थ्रू ही सब्सटेंस अब्यूज़ को समझा है। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट इसके कंपोनेंट है, क्योंकि ये समझता है कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ये तीनों इम्पॉर्टेंट है अगर इस इश्यू को एड्रेस करना है तो इसके 3 कंपोनेंट डी एडिक्शन के इसमें मिलते हैं पब्लिक हेल्थ मॉडल में। पहला कंपोनेंट है प्रिवेंशन, मतलब ये हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम प्रिवेंट कर लें, सही इन्फॉर्मेशन दे के बच्चों को, यूथ को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी एनवायरनमेंट में की जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अगर सही इन्फॉर्मेशन दे के हम अगर इन्फ्लुएंस कर लें सही चॉइसेस के लिए, तो हम इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रिवेंशन, मतलब कि रोकथाम। दूसरा कंपोनेंट है क्योर। क्योंकि कोई एडिक्शन विक्टिम हो गया, एडिक्शन हो गया किसी को, फिर आपके इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, फिर उसको हमको मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा उसको, उसका काउंसलिंग थेरेपी भी करना पड़ेगा और सोशल रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा। तो ये जो क्योर वाला कंपोनेंट है हमारा, वो इन सारी चीज़ को, जो ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसको फैक्टर इन करता है। और तीसरा जो कंपोनेंट है पब्लिक हेल्थ मॉडल का, वो सप्लाई कंट्रोल पे बात करता है, और जो भी इलिसिट ड्रग्स हैं या अल्कोहल है या टोबैको है, उसको रेगुलेशंस या लॉज के थ्रू कंट्रोल करने की बात करता है। एनफोर्समेंट से मैं शुरू करूंगा। तो एनफोर्समेंट में हमारे यहाँ पे अभी कौन से लॉज हैं। तो टोबैको पे जो पर्टिकुलर लॉ हमने बनाया वो 2003 में बनाया, जिसका शॉर्ट फॉर्म कोटपा है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो जो कम्युनिटी वर्कर्स कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि ये लॉज भी हम समझें, क्योंकि इसके जो प्रोविजंस हैं छोटे छोटे, जैसे सेक्शन 6A और B, ये एक तो बच्चों को टोबैको बेचना प्रोहिबिट करता है, और स्कूल के आसपास भी सर्टेन 100 स्क्वायर यार्ड में टोबैको सेल पे प्रोहिबिशन लगाता है। तो इसके जो प्रोविजंस हैं उसको हम यूज़ करके अगर हम कंट्रोल पे काम करना चाहते हैं, सप्लाई कंट्रोल पे, तो ये लॉज यूज़ कर सकते हैं। लीकर के कॉन्टेक्स्ट में गुजरात प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2017 में अमेंड हुआ, उसमें अभी बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस भी आ गए हैं। देखिए, रियलिटी तो हमको पता है, पर कागज़ पे क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हम काम करना चाहें तो यही कागज़ हमको
काम आ सकते हैं। इसमें भी जो सेक्शन 66 है, सेक्शन 85 है, तो सप्लाई और अब्यूज़ दोनों पे ये बात करते हैं। और तीसरा जो लॉ है जो सारे दूसरे ड्रग्स को एड्रेस करता है, वो है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, मतलब कि NDPS एक्ट। ये 1985 में आया और कांस्टेंट सुप्रीम कोर्ट और दूसरे जो कोर्ट्स में केसेस होते हैं उसके जो केस स्टडीज़ होते हैं वो फिर उसमें आते हैं और बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं अभी तक। तो ये 3 बड़े लॉज हैं। क्योर में देखें अगर तो टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2008 में बनाया था। उसके बाद 2015 में वो रिवाइज्ड हुआ। उसमें बहुत अच्छे अच्छे उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक स्कूल प्रोग्राम है। स्कूल प्रोग्राम में सबसे पहले तो स्कूल में किसी भी तरह का टोबैको कंजम्पशन अलाउ नहीं करता है स्कूल प्रोग्राम। चाहे टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, कोई भी स्कूल में टोबैको कंज्यूम नहीं कर सकता, ये प्रोविज़न है उसमें। दूसरा कि वो एक वार्ड लेवल कमेटी की भी बात करता है कि जो कमेटी होगी वो ये सारा टोबैको कंट्रोल का मॉनिटरिंग भी करेगी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट डालेगी। प्रिंसिपल के पास सर्टेन पावर्स भी दिए हैं उसमें प्रोग्राम में कि अगर आसपास कोई टोबैको वेंडर है जो नहीं हट रहा है तो वो पुलिस को अप्रोच करके उसको हटा सकता है। तो ऐसा बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम टोबैको कंट्रोल पे पर्टिकुलरली काम करना चाहते हैं तो ये NTCP की जो गाइडलाइंस हैं वो हम पढ़ के उसको आगे ले जा सकते हैं। जो लोग टोबैको ले रहे हैं, बहुत बार मुझे पूछा जाता है, इसलिए मैं पहले से ये रखा हूँ कि जो टोबैको ले रहे हैं वो कैसे छुड़वा सकते हैं हम। तो इसी NTCP में एक टोबैको सेसेशन सेंटर की बात है। तो 2020 तक, मतलब कोविड तक तो एक भी सेंटर गुजरात में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कोविड के बाद सरकार ने LG हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में 2 जगह पे ऐसे सेंटर शुरू किए हैं साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में। तो जो लोगों को टोबैको छोड़ना हो सरकारी ट्रीटमेंट लेकर, तो वो इन दोनों सेंटर में जा सकते हैं, LG हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में और सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद सरकार ने 2020 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन शुरू किया है अभी। उसमें एक बहुत पुरानी स्कीम है, स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज़। ये 1985 का NDPS एक्ट के दूसरे साल ही 1986 में बन गई थी। इसके तहत जो भी लोग दारू या ड्रग्स के नशे में डूब गए हैं, मतलब एडिक्ट हो गए हैं, अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दोनों तरह की, इन पेशेंट आउट पेशेंट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट 21 दिन की है, मिनिमम 3 वीक। वहाँ जो सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको रह के लेना पड़ता है। और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट आपको एवरी वीक एक बार जाना पड़ता है, 3 महीने तक जाना पड़ता है, उसके बाद 1 साल का फॉलोअप भी। ये सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज है। रूल्स ऐसे हैं कि आपको खाने का भी कोई चार्ज वहाँ पे नहीं देना है, मेडिसिन का भी चार्ज नहीं देना है, जो रिपोर्ट्स होंगे उसका भी चार्ज नहीं देना है, और 1 साल फॉलोअप ट्रीटमेंट का भी कोई चार्ज नहीं देना है। ये सारा फ्री है। ये पेपर पे है, पर प्रैक्टिकली जब हम भेजते हैं वहाँ पे एडिक्शन विक्टिम्स को, हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, तो वो क्योंकि NGO चला रहे हैं और सरकार NGOs को फंड देती है, तो एक टाइम का खाने का वो चार्ज लेते हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके 250-300 रुपये, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये तो खर्च एक एडिक्शन विक्टिम को होता है 3 वीक का। तो हम लोग जब चला रहे थे ये पूरा अभियान, तो हम खुद ही वो पैसा पे करते थे, ताकि एडिक्शन विक्टिम जो आए हैं मोटिवेट होके वो डीमोटिवेट ना हो जाए पैसे की बात सुन के। पर अगर वहाँ जाके सही से अगर हम कोई ऐसे रीज़नेबल आर्ग्यूमेंट करें वहाँ पे, ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लेके जाके, तो कई बार वो माफ़ भी करते हैं, वहाँ पे वो अलाउ भी करते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड जो रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स हैं IRCA, ये अहमदाबाद में पेपर पे 3 चल रहे हैं। एक है डॉक्टर आम्बेडकर डी एडिक्शन सेंटर, एक है सरदार पटेल व्यसन मुक्ति केंद्र, और एक है नया जीवन व्यसन मुक्ति केंद्र। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर असारवा में है पेपर पे। वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे कोई सेंटर ही नहीं था, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चल रहा था प्राइवेट,
प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज चल रहा था, और उसकी कंप्लेन मैंने एनआईएसडी में की। एनआईएसडी से जो बंदा आया वो मुझे पर्सनली मिला और उसने बोला कि यार ये तो बहुत बड़े ऊंचे लोग हैं, इसमें हाथ डालने जैसा नहीं है। एनआईएसडी का सुपरवाइज़र जो वो ऐसा बोल रहा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ कोई लोकल एमएलए है, उनकी पार्टनरशिप है उस कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में, इसलिए कोई उसमें हाथ नहीं डालता है। तो ये और उसको हर साल 50 लाख के आसपास ग्रांट मिल रही है। ये एक सेंटर का हाल है, लेकिन 2 सेंटर जो दूसरे हैं वो बहुत अच्छे फंक्शनल हैं। एक है सरदार पटेल व्यसन मुक्ति केंद्र, जो नशाबंदी मंडल गुजरात चला रहा है अपना बाज़ार के सामने, और दूसरा है सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने खानपुर में नया जीवन व्यसन मुक्ति केंद्र, जो गुजरात केलवनी ट्रस्ट चला रहा है। ये दोनों और इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी बहुत एक्टिव और बहुत शानदार है। तो अगर आपको किसी को भेजना हो जो व्यसन से निकलना चाहता है तो इन 2 सेंटर्स में आप भेज सकते हैं। उसके बाद इसी स्कीम के तहत 2 और प्रोग्राम चल रहे हैं। एक आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स, इसमें जो बच्चे माँ बाप के बिना रह रहे हैं, जो हाई रिस्क बच्चे हैं, तो उनके लिए ड्रॉप इन सेंटर्स हैं कि वो माँ बाप ऐसे ड्रॉप इन सेंटर्स में छोड़ के जा सकते हैं ताकि वो बच्चे को कोई बैड इन्फ्लुएंस ना हो। दूसरा कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत हाई रिस्क बच्चा है तो उसका काउंसलिंग भी इस तरह के ड्रॉप इन सेंटर्स में होता है। ऐसा एक सेंटर अहमदाबाद में नरोड़ा में चलता है। तो हाई रिस्क अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाए हैं सरकार ने पॉलिसी में। सबसे बड़ा जो हाई रिस्क ग्रुप है वो LGBTQs हैं। उसके बाद सेक्स वर्कर्स के फैमिली, उसके बच्चे और सेक्स वर्कर्स। तो ऐसे जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं सोसाइटी में, तो उनको हाई रिस्क माना जाता है सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए, कि शायद वो कोपिंग मैकेनिज़्म के तहत इस तरह के सब्सटेंसेस लेंगे। और तीसरा जो है वो CLPI बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन। ये यूथ के लिए एक इंटरवेंशन सरकार ने किया है कि कम्युनिटी का ही कोई एक लीडर वो अपने आसपास के लोगों के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करे, उनको रिस्क फैक्टर बताए, प्रिवेंशन बताए, और क्या क्या कोपिंग स्किल्स ऑल्टरनेटिव हो सकती है वो बताए, अवेयरनेस भी करे, एजुकेट भी करे उनको, और प्रिवेंट करे। तो ऐसा ये एक प्रोग्राम तीसरा सरकार ने इस स्कीम में किया है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं पार्ट मानता हूँ वो है प्रिवेंशन, क्योंकि एडिक्शन जो प्रॉब्लम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना इंटरपर्सनल उसमें जो इश्यूज़ हैं कि उससे निकालना किसी को वो बहुत चैलेंजिंग है। हमको बहुत उसमें टाइम और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर हम प्रिवेंट करें तो हम बचा सकते हैं बहुत सारे लोगों को। तो प्रिवेंशन में इसी जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत प्रिवेंटिव एजुकेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन का एक कंपोनेंट सरकार ने डिज़ाइन किया है। अभी अहमदाबाद में कोई भी संस्था इस कंपोनेंट पे काम नहीं कर रही है। अगर यहाँ से किसी भी वर्कर्स को या संस्था को अप्लाई करना है तो वो उस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकता है। उसमें जो भी सरकार ने जो गाइडलाइंस उसकी बनाई है कि आपको क्या क्या करना है, ड्यूटीज़ है उसमें और फंक्शनैलिटीज़ है, वो सब अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो ये प्रोग्राम आप शुरू कर सकते हैं अहमदाबाद में। नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है नया, इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत। उसमें बहुत सारी सरकार ने बातें की हैं। इसका एक वेबसाइट भी है, अगर आप वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्लेम्स हैं सरकार के। पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो दिखना चाहिए था ऐसा कोई प्रेजेंस है नहीं, लेकिन पोटेंशियल है इस प्रोग्राम में। स्कूल में, कॉलेजेस में, कम्युनिटी में हम प्रिवेंटिव जो एक्टिविटीज़ एजुकेशन और अवेयरनेस की कर सकते हैं। और एक नेशनल टोल फ्री नंबर सरकार ने दिया है, अगर कोई भी एडिक्शन विक्टिम्स आपके आसपास हैं या कोई फ़ोन पे भी आपको कांटेक्ट करे तो आप इस नंबर पे कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट। वो आपको आपका काउंसलिंग भी करेंगे अगर आप एडिक्शन विक्टिम हैं तो, और आपको बताएंगे भी कि आपको कौन से सेंटर में ट्रीटमेंट मिल जाएगी, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मिलेगी, इन पेशेंट मिलेगी, वो सारा जो फैसिलिटेट करते हैं फ़ोन पे। पर एक बड़ा चैलेंज ये है कि 10 बार आप कॉल करेंगे तो शायद एक बार उठेगा फ़ोन, ये एक चैलेंज है, बट कोशिश करती रहनी चाहिए जी। उसके बाद
अब देखिए, अगर आप लोगों को काम करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है समझना कि जो भी नशा कर रहा है वो एडिक्ट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जो भी नशा कर रहा है वो एडिक्ट नहीं है। पहले तो ये आप समझ लीजिए। नशे एडिक्शन तक पहुंचने के 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला स्टेज होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कि शुरुआत, नशे की शुरुआत। और ये शुरुआत गुजरात के जो स्टडीज़ हुए हैं उसके हिसाब से 12 साल की उम्र में होती है। 12.2 ईयर्स उसका एग्जैक्ट फिगर है। और जो शुरुआती ड्रग होता है या सब्सटेंस होता है सबसे पहला, वो 2 हैं। एक है टोबैको, दूसरा है इनहेलेंट्स। या तो बच्चा इनहेलेंट्स लेता है शुरुआत में क्योंकि वो लीगल है, सेफ़ है, या टोबैको लेता है क्योंकि कल्चरली उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो ये 2 से शुरुआत होती है। लेकिन बहुत सारे यूथ ऐसे हैं कि जो कॉलेज में जाके ड्रग का इनिशिएशन करते हैं, ड्रग लेना शुरू करते हैं कंपनी में या पार्टी की वजह से। तो एक ये फेज़ होता है कि जब हम टेस्ट कर रहे हैं उसको। एक बहुत अच्छे हमारे सोशियोलॉजिस्ट दोस्त थे, प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, राम आहूजा प्रोफेसर। तो उन्होंने ये थ्योरी दिया है यूथ सब कल्चर का, ड्रग एडिक्शन का सब कल्चर। तो वो इनको टेस्टर बोलते हैं कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सब टेस्ट करना होता है, अलग अलग पार्टी में, अलग अलग इंटरेक्शन में, अलग अलग सेलिब्रेशंस में। तो फिक्स नहीं होता कि वो कौन सा ड्रग लेंगे, जब उनको जैसी कंपनी मिल गई उस तरह का वो ड्रग लेते हैं। तो एक ये टेस्टर होते हैं और ये फर्स्ट स्टेज होता है इनिशिएशन ड्रग का। इसमें जो फैक्टर इसको जो इन्फ्लुएंस करते हैं इनिशिएशन को, वो है पार्टी कल्चर और फन। क्योंकि हमारा जो अर्बन इमेजिनेशन है, ज़्यादातर जो गांव के या छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं वो अर्बन लाइफ का एक इमेजिनेशन लेके आते हैं कि व्हाट इज़ अर्बन लाइफ। तो मज़ा करना है ना, रिसोर्सेज ज़्यादा जमा करना। तो वो जो इमेजिनेशन का एक पार्ट है पार्टी करना, और वो पार्टी का एक रिचुअल है ड्रग लेना या कोई भी तरह का सब्सटेंस लेना, दारू या अभी तो वो वेपिंग वगैरह भी बहुत चल रहा है। तो एक बड़ा उसका जो फोर्स है ये इनिशिएशन का, वो है पार्टी कल्चर। दूसरा है पीयर प्रेशर। ऐसे बच्चे के जो अपने आप को वर्दी नहीं मानते हैं तो वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, अपने कोई ऐसे दोस्त के कि जो जिसको वो बहुत इन्फ्लुएंसर मान रहे हैं। तो अगर वो कुछ करेगा तो ये भी करेंगे, या वो कुछ बोलेगा तो मानेंगे। तो ऐसा जो पीयर प्रेशर होता है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और इजी अवेलेबिलिटी भी बड़ा फैक्टर है। और गुजरात में अभी सारे सब्सटेंसेस सब जगह पे अवेलेबल है। तो ये 3 फैक्टर मिलके इनिशिएशन को ट्रिगर करते हैं। दूसरा स्टेज आता है साइको सोशल फैक्टर्स हैं, वो उसको कंटिन्यूएशन बोलते हैं। ये जो टेस्टर्स हैं, अगर इनको मज़ा आ गया, पहली बार लिया कोई ड्रग, 4 तरह के ड्रग लिए लेकिन एमडी में मज़ा आ गया, तो फिर वो एमडी को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो एक थ्योरी तो उसमें प्लेजरेबल एक्सपीरियंस की थ्योरी मानी जाती है कि हम सब लोग, हमको जो अच्छा लगता है वो फिर से करना चाहते हैं, हमको जिसमें रिवॉर्ड और मोटिवेशन मिलता है वो फिर से करना चाहते हैं। तो अगर ड्रग में मज़ा आ गया, कोई उसका इल इफ़ेक्ट या कुछ भी हम पे नहीं हुआ, तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूअर्स जो होते हैं फिर वो क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल में, हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो ड्रग लेते रहते हैं। और फिर तीसरा फेज़ आता है जिसकी हम सबको एक्चुअल में चिंता है, वो है डिपेंडेंस। कि ड्रग लेते लेते फिर बॉडी और हमारा जो माइंड है वो उस ड्रग के इफ़ेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाता है। और ये सिचुएशन ऐसी आती है कि अब अगर आप ड्रग नहीं लेंगे तो आपको विड्रॉल्स आएंगे। तो ये तीसरे स्टेज पे आके एडिक्ट बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई साल में एक बार या 6 महीने में एक बार ले रहा है तो हमको उसको एडिक्शन की ट्रीटमेंट के लिए भेजना है। फर्स्ट जो स्टेज है उसका एक अलग इंटरवेंशन हो सकता है, सेकेंड स्टेज का अलग हो सकता है, और तीसरे स्टेज का अलग हो सकता है। अब मैं मेरी बात कंक्लूड करूँगा, बाद में क्वेश्चन आंसर में आप जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो अगर इस पे इफ़ेक्टिवली काम करना है, देखिए मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ इसमें जानता हूँ, लेकिन जो मैं बोलने वाला हूँ वो अभी तक जो मैं समझा हूँ उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। एक तो ये है कि इसमें
कोई लार्जर स्केल पे काम जो भी हुए हैं वो बहुत रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे काम होते हैं, जो लोकल लेवल पे एफर्ट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकल लेवल पे अगर टीम हो 4-5 लोगों की भी काफ़ी रहेगी, और वो 4-5 डेडिकेटेड टीम हो कि वो इसी इश्यू पे काम कर रहे हैं और जो भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो समझते हैं अच्छे से। तो वो लोकल लेवल एफर्ट्स करके, और ये जो सारे की स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एनफोर्सर्स हों, सारे के साथ कोलेबोरेट करके अगर लोकल लेवल पे एफर्ट करें तो मुझे लगता है कि बहुत इफ़ेक्टिव हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अगर इस पे सीरियस हैं, काम करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे गुजरात लेवल पे ही कोई बड़ा इम्पैक्ट खड़ा करें। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रीच से करते रहें, लेकिन 5 लोग भी अगर मिल के ये तय कर लेंगे कि हम इतने इलाके में हम काम करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे हम रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।